एक बिंद्रा मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। ठीक पढ़ा आपने, नेपाल के बारे में आज का वीडियो। स्वयंभूनाथ, बौद्धनाथ, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, बहुत प्रेम है मुझको नेपाल से। दुनिया के लोग नेपाल आते हैं, लेकिन क्यों हुआ ऐसा कि नेपाल आज दुनिया के 25 सबसे गरीब देशों में उसका नाम आ गया। आज नेपाल में 50% से ज्यादा जनता $1 पर डे से नीचे अपना जीवन बिता रही है। 80% से ज्यादा लोग अभी भी गांव के अंदर रहते हैं। 73% से ज्यादा लोगों के पास एक्चुअली पानी की सुविधा नहीं है। 20% ही लोग ऐसे हैं जिनको नलके का पानी हफ्ते में 2 दिन के लिए केवल 2 घंटे के लिए मिलता है। बिजली वहां आती नहीं, 12 घंटे से ज्यादा बिजली की सुविधा एक्चुअली दी ही नहीं जा रही किसी को। इतनी कठिनाइयों के दौर से नेपाल क्यों गुजर रहा है? एक्चुअली ये नेपाल चारों तरफ से एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या हुआ? कहीं भी समुद्र इसको टच नहीं करता, क्योंकि समुद्र टच नहीं करता तो इंटरनेशनल ट्रेड के, माल के आवाजाही के, जो ग्लोबल ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की एक्स्ट्रा हो सकती थी, वो अब इसके पास है नहीं। चारों तरफ से कवर्ड है और ऊपर दूसरी तरफ से सारी पहाड़ियों से ढका हुआ है। बड़ा टफ सिचुएशन है नेपाल के अंदर। अपने नेचुरल रिसोर्सेज तो है नहीं ना, इनकी अपनी कोई खाने, माइंस अपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। इसके कारण जो 3 करोड़ की जनता है नेपाल की, उसमें से 1 करोड़ की जनता 1/3 बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन बिता रही है। इन्हीं सब के बीच में नेपाल के पास है जादुई आंकड़ा 8848। क्या है ये? माउंट एवरेस्ट। पूरी दुनिया जानती है सबसे ऊंची पीक। 8848 के अलावा भी 8000 मीटर से ऊपर वाली 6 और बड़ी चोटियां हैं इनके पास। इसी को जीतने के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। बहरहाल माउंट एवरेस्ट के कारण इनको टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी को बिल्ड करना चाहिए, उसके कारण दुनिया यहां पे आ रही है। पर फिलहाल की सिचुएशन क्या है? 2001 से 2018 के बीच में 17 साल में 17 प्राइम मिनिस्टर बदल गए। एजुकेशन पे फोकस नहीं है, हेल्थ पे फोकस नहीं है, बेसिक सुविधाओं का अभाव है। बेसिक सुविधा मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज नहीं है, वो क्लासरूम नहीं है, वो लेबोरेटरी के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है। आज भी जो नेपाल की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वो भी दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटी से बहुत पीछे है। और नेपाल की नंबर 10th यूनिवर्सिटी, वो तो टॉप 10,000 यूनिवर्सिटीज में भी नहीं आती दुनिया भर के अंदर। आज नेपाल का एजुकेशन सिस्टम कमजोर होने का कारण क्या है? 2004 का जो इनका एजुकेशन बजट था वो 6% से भी कम था, जो कि दुनिया का सबसे लोएस्ट माना जाता है। ध्यान दीजिए, मैं सोल्यूशन बताता हूं। आज नेपाल के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर पर डिस्ट्रिक्ट 400 बढ़िया धमाकेदार पावरफुल ट्रेन्ड फैकल्टी और टीचर्स अगर हमने दे दिए, यहां पे अगर 400 टीचर जबरदस्त दे दिए, तो वहां इकोसिस्टम में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। 400 टीचर मल्टीप्लाइड बाय 75 मतलब 30,000 बढ़िया फैकल्टी चाहिए आज नेपाल को। अगर वो टॉप क्लास बढ़िया ऐसी एंगेजिंग फैकल्टी जो बच्चों को इंस्पायर कर सके, एंगेज कर सके, क्योंकि 1% पॉपुलेशन हर साल नेपाल की पढ़ने के लिए बाहर निकल जाती है। नेपाल की 10% से ज्यादा पॉपुलेशन आज दुनिया भर से पैसा कमा करके इनको भेजती है। नेपाल में लोग रुकना नहीं चाहते, वहां पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां क्वालिफिकेशन बिल्ड करने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अगर हमने ये 400 टीचर फॉर 75 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 30,000 फैकल्टीज तैयार कर दी। समस्या क्या है? अनस्टेबल गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट ही किसी का, जब कोई लीडरशिप ही स्टेबल नहीं है, तो देश का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, पॉवर्टी के मामले में हर जगह पीछा होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? इन सबके पीछे चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। हालांकि नेपाल में बैंड है चाइल्ड मैरिज, अब कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी 40% से ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जिनकी 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है। अब क्योंकि उनकी शादी जल्दी हो गई और वो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज नहीं जा सके, तो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होंगे तो पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ेगी, पॉवर्टी और बढ़ेगी तो इलिटरेसी बढ़ेगी, एजुकेशन और घटता चला जाएगा। ये बेसिकली विशियस साइकिल है। ये सारे कारण आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सोशल अवेयरनेस नहीं है और सरकार आती है और चली जाती है। बड़े ठोस कदम लॉन्ग टर्म विजन से नहीं रखे जा रहे हैं। लेकिन नेपाली लोग आत्मबल से, बुद्धि, मन से बहुत शक्तिशाली है। जब भी ये गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, आपदा विपदा आ जाती है। 2015 में अर्थक्वेक आ गया। आप जानते हैं टूरिज्म के बाद सबसे ज्यादा इकोनॉमी 27% नेपाल की एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, किसानी, खेती पर डिपेंडेंट है। लेकिन हुआ क्या? उस आपदा विपदा के बाद इनके सारे की सारी फसलें नष्ट हो गई, तो वहां से भी बड़ा नुकसान हुआ। और सरकार को वैसे $4 बिलियन मिला था
इनके ऊपर खर्च करने के लिए, इनको देने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लेकिन 1.5-2 साल तक सरकार उस पैसे को ठीक से बांट ही नहीं पाई, यूटिलाइज ही नहीं कर पाई। उनके डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले होते चले गए। एक्चुअली आपको पता है, नेपाल जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता वो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि नेपाल पे कभी दुनिया में किसी ने राज ही नहीं किया। उसके 2 कारण है। एक तो नेपाली अंदर से बड़े ताकतवर, इनके शेरपा, इनके गोरखा बड़े शक्तिशाली हैं। लेकिन दूसरा एक और रीजन है, किसी और देश ने कभी ज्यादा सोचा ही नहीं नेपाल को इन्वेड करने के लिए। जानते हैं क्यों? फॉर्मूला है E=E। जहां पे है इकोनॉमी, वहीं होता है एम्पायर। क्योंकि इकोनॉमी कमजोर रही है नेपाल की, इसीलिए किसी ने बहुत लंबे समय तक जान ही नहीं लगाई है। छोटे मोटे हमले हुए, लेकिन आज 125 भाषा बोले जाने वाला, इतनी जबरदस्त सुंदर संस्कृति वाला, इतना खूबसूरत देश, लेकिन किसी ने समय ही नहीं लगाया इसके ऊपर कि मैं इसको जीत लूं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी कमजोर रही शुरू से। इसलिए इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ठोस कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। आप देखिए, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10.5% है, महंगाई दर, और इकोनॉमी ग्रो कर रही है 1.5%। महंगाई दर 10.5%, इकोनॉमी की ग्रोथ केवल 1.5%। आज आप देखिए, एक्सपोर्ट इनके है ही नहीं लगभग, और इंपोर्ट सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, सेकंड हैंड गाड़ियां, नई गाड़ियां बहुत एक्सपेंसिव है, हर एक चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। आज $10 अरब से ज्यादा का व्यापार घाटा इनका पिछले साल हुआ है, $10 अरब से ज्यादा का। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बेसिक सुविधा, सड़क, बिजली, पानी एग्जिस्ट नहीं करती है। पानी के मामले में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट वाटर रिजर्वायर है इनके पास। जो फ्रेश वाटर होता है ना पीने का, वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, लगभग 3% पृथ्वी का फ्रेश पानी केवल नेपाल के पास है, जमीन के नीचे। लेकिन इतना स्वच्छ पानी होने के बावजूद, हिमालय से दुनिया भर की नदी आने के बावजूद, इंडिया पाकिस्तान तक इनका पानी जा रहा है, लेकिन इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसको पाइपलाइन बिल्ड करके नलके के थ्रू वो पानी आम नेपाली को दे सके। 44,000 बच्चे पानी की पैदा होने वाली बीमारियों के कारण हर साल मर रहे हैं नेपाल के अंदर। क्षमा चाहता हूं, बहुत कठोर लग रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई लीडरशिप स्टेबल आ जाए, पार्टनरशिप्स बिल्ड कर ले 4-5 अच्छे देशों के साथ में, जो मिलकर के उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में मदद करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ वो मॉडल लेकर के आए, बड़े कॉर्पोरेट्स को इनवाइट करें जो उनको वो स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर दें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में नेपाल अभी भी पीछे है। भूटान आपका पड़ोसी देश, वो भी लैंडलॉक्ड है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा है आपसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। अगर नेपाल की सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करे, 13.5% का इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का आउटपुट है, इनके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और लग जाएं, अगर कुछ इंडस्ट्रीज यहां पे और लग जाएं, तो पहला तो एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और दूसरा इंडस्ट्रियल आउटपुट और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ते ही आपको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है, जिसके कारण इनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उसके कारण जो इनका जो आज रुपया है, देखिए 112 रुपए के आसपास पड़ता है $1, जो कि कंट्रोल में आएगा तो इकोनॉमी कंट्रोल में आएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। ये चीजें तभी ठीक होंगी जब कोई बड़े पावरफुल डिसीजन लिए जाएंगे। जैसे मोदी ने हमारे देश में डिसीजन लिए मेक इन इंडिया, ऐसे ही आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे मेक इन नेपाल। ये बिल्ड करने के कारण एम्प्लॉयबिलिटी से धीरे धीरे ये साइकिल इंप्रूव करेगा। थोड़े दिन के लिए नेपाल पीछे रह सकता है, पर नेपाली नहीं। नेपाली बहुत शक्तिशाली है, बुद्धिमान भी है। विनय राउत नेपाल में ही है, ये काठमांडू के अंदर। ये बेचारे इंडिया आए पढ़ने के लिए, संघर्ष बहुत किया, यूके गए पढ़ने, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग, इसको समझा। जापान गए, पहली बार रोबोट्स के द्वारा संचालित रेस्टोरेंट उन्होंने काठमांडू में शुरू किया। साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में ये नेपाल ही का पहला ऐसा रेस्टोरेंट, नाउलो रेस्टोरेंट विनय राउत का, जहां पे रोबोट आके ऑर्डर लेता है और रोबोट आकर के ऑर्डर सर्व करता है। नेपाली शेरपा के बारे में नहीं जानते? हाँ, इतने पावरफुल, शक्तिशाली, यही तो वो हैं जो लोगों को 8848 की हाइट पे चढ़ा देते हैं। कई शेरपा बड़े फेमस रहे, उनमें से तेंजिंग नाम सुना है? तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, और पेम्बा दोरजी ने
फास्टेस्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। 8 घंटे 10 मिनट में ही माउंट एवरेस्ट चढ़ डाला। और शेरपा के बाद नेपाल का गोरखा। ये गोरखा कौन है? गोरखा पूरी दुनिया जानती है गोरखा के बारे में। हाँ, ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी, नेपाली आर्मी इतने साहसी, बड़े कठोर, परिश्रमी, इनसे तेज फुर्तीला, इनसे तेज सोच